हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ही सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट को जो बिल देता है, जो एक्चुअल टाइम अपना जो लगता है, उसका जो भी पर्सनल्स का या इक्विपमेंट का उस टाइम का अपना बिल देता है, और जो आपका मटेरियल लगता है, एक्चुअल में मटेरियल लगता है, उसका बिल देता है और क्लाइंट उसको पे कर देता है। तो इसमें अपना ये सारी चीजें रहती हैं। अब इसमें जो बिलिंग स्ट्रक्चर रहता है हमारा, इसके जो सैलेंट फीचर्स है उसमें पहला है बिलिंग स्ट्रक्चर। तो बिलिंग स्ट्रक्चर रहता है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर का इक्विपमेंट या पर्सनल लगता है, उसका वो या तो अवरली चार्ज करता है या डेली चार्ज करता है। वो कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही लिखा रहता है। और जो अपना उसका फिर वो पीरियडिकली इनवॉइस जारी करता है क्लाइंट के तरफ, और फिर क्लाइंट उसको पेमेंट करता है, जो भी अपना कॉन्ट्रैक्टर बिल रेज करता है। अ, इसके जो अवरली और डेली रेट्स मैंने आपको बताई थी। फिर आता है आपका मटेरियल कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्टर जो भी मटेरियल, जो भी इक्विपमेंट साइट पर लाता है या अपना प्रोजेक्ट के लिए यूज करता है, उसकी एंट्री बराबर होती है, उसकी बिल्स कॉन्ट्रैक्टर के पास आते हैं। वो बिल्स फिर वो क्लाइंट के ऊपर रेज करता है। फिर क्लाइंट उन एक्चुअल मटेरियल्स का और इक्विपमेंट का कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट को रिइंबर्स करता है। इसमें सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस भी आ जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस की भी जो फीस होगी वो भी कॉन्ट्रैक्टर को मिलती है। अब बात करें जो एक और इसका फीचर है, इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है, वो फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी है कि इसमें आपका जो है कोई भी पार्टी बाउंड नहीं है, क्योंकि हम एक्चुअल पे कर रहे हैं। एक्चुअल मटेरियल आ रहा है तो उसका पेमेंट कर रहे हैं, एक्चुअल जो भी टाइम आ रहा है तो उसको पे कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि हम अपने मैनेज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट स्कोप को भी मैनेज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को भी मैनेज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट की प्रायोरिटीज को भी मैनेज कर सकते हैं। मतलब क्लाइंट के पास पूरा पावर आ जाता है कि वो किस प्रकार से सबको एडजस्ट करे। और फिर कॉन्ट्रैक्टर के पास क्या रहता है, जैसे जैसे उसके पास रिक्वायरमेंट आती है, वैसे वैसे वो रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। तो बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ट्रांसपेरेंसी, इसमें क्या, ट्रांसपेरेंसी भी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी चीजें सामने दिख रही है, टाइम लग रहा है, पर्सनल का टाइम लग रहा है तो वो सामने दिख रहा है, मटेरियल जो भी लग रहा है वो भी सामने लग रहा है, और क्लाइंट को सिर्फ लेबर और मटेरियल का ही पेमेंट पे करना है। ठीक है। रिस्क एलोकेशन में यहाँ पर थोड़ा सा एक पेच है। रिस्क एलोकेशन में जैसे फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में सारी की सारी रिस्क जो है अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस की या कॉस्ट एस्केलेशन की, वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर थी। यहाँ पर वो रिस्क शिफ्ट हो जाती है क्लाइंट की तरफ। क्यों? क्योंकि जो भी कॉस्ट लगना है वो क्लाइंट को ही लगना है, चाहे वो लेबर की हो चाहे वो मटेरियल की हो, तो क्लाइंट के ऊपर ही लगना है। तो यहाँ रिस्क का शिफ्टिंग हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा फ्री रहता है और क्लाइंट थोड़ा सा ज्यादा बंधा हुआ रहता है। अगर कुछ ज्यादा चेंजेस कराएगा तो उसको ज्यादा कॉस्ट बियर करना पड़ेगी। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट की आ जाती है। लेकिन यहाँ पर चेंज मैनेजमेंट जो है वो क्लाइंट के पक्ष में जाता है, कि चेंज मैनेजमेंट का क्लॉज प्रोविजन उसमें कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, तो वो चेंज करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में उसको चेंज करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पर वो चेंज कर सकता है। ठीक है ना। तो ये पूरे अच्छे से मैनेज हो जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज अच्छी हो जाती है इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में, कि प्रोग्रेस ट्रैकिंग हो जाती है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को जितना भी पैसा वो खर्च कर रहा है, चाहे वो लेबर के ऊपर वो चाहे मटेरियल के ऊपर, तो वो सारा का सारा उससे क्लाइंट से वापस लेना है। तो इसलिए वो हर चीज का रिकॉर्ड एकदम अप टू डेट रखता है। टाइम का भी रिकॉर्ड अप टू डेट रखता है और अपना मटेरियल का भी रिकॉर्ड अप टू डेट रखता है। तो उससे क्या, प्रोग्रेस ट्रैक करने में आसानी हो जाती है। भाई कितना टाइम लगा, कितना प्रोग्रेस हुआ, कितना मटेरियल लगा। इसे तो ये ट्रैकिंग करने में जो आसानी हो जाती है, तो हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर हमारा कंट्रोल और मॉनिटर बहुत प्रॉपर हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर क्लाइंट के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा भार आ रहा है, हमने देखा कि रिस्क एलोकेशन क्लाइंट की तरफ ज्यादा आ रहा है। ये अगर टाइम ज्यादा लगा तो भी क्लाइंट को भुगतान ज्यादा करना पड़ेगा, मटेरियल ज्यादा लगा तो भी क्लाइंट को भुगतान करना पड़ेगा ज्यादा। तो यहाँ पर एक चीज ला सकते हैं हम, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए इंसेंटिव्स ला सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर तय टाइम से कम समय में हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर देता है, या तय कॉस्ट से कम कॉस्ट में हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर देता है, कुछ इनोवेटिव टेक्निक लगा के या किसी भी प्रकार से रिसोर्सेज ज्यादा लगा के, तो कॉन्ट्रैक्टर को उतना इंसेंटिव का प्रोविजन रहता है इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में। तो उससे क्या है, कॉन्ट्रैक्टर अपना जो एक्सपर्टाइज को यूज करके कॉन्ट्रैक्ट को कम टाइम और कम पैसों में खर्च कर देता है। इससे क्या, प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है और क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है। अब आती है बात कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है
वो प्रोजेक्ट को मॉनिटर भी करता है, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है, इनवॉइसेस को रिव्यू करता है और कोई भी इश्यू या डिस्प्यूट आता है उसको अपना जो है एड्रेस करता है। वो पूरा चेक करता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, कॉन्ट्रैक्ट की एक्यूरेसी मेंटेन रहे, कंप्लायंस अपना मैनेज होते रहे। तो ये सारी चीज़ एडमिनिस्ट्रेटर देखता है, तो ये भी होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि टाइम एंड मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है क्लाइंट को कितनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है और प्रोजेक्ट में कितनी ट्रांसपेरेंसी लाता है और क्लाइंट को पूरा चेंज मैनेजमेंट की पूरा वो देता है और क्लाइंट को अलाउ करता है कि एक्चुअल टाइम और एक्चुअल मटेरियल के बारे में वो पेमेंट करें। ठीक है ना? बस ये है कि थोड़ा रिस्क एलोकेशन क्लाइंट की तरफ जाता है, बट ठीक है। आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले उसमें लाएंगे कॉस्ट रिम्बर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। थैंक यू वेरी मच।